भारत देश में स्मगलिंग का व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत चलता था जी जी और वो बहुत बूम पर था। वो उस जमाने के जो बहुत बड़े बड़े नाम थे इंडिया के, शुकर बखिया, हाजी मस्तान, लल्लू जोगी, रतिलाल नाविक, इन सब के केसेस मेरे पिताजी लड़ते थे। मतलब ये लोग दाऊद इब्राहिम के पहले के हैं? हाँ, उनसे पहले के। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की एक स्पेशल सीरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम सूरत के ऐसे वकील जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं और हाईकोर्ट तक उन्होंने अपना प्रैक्टिस की हुई है, उनका नाम है मनीष देसाई। मनीष देसाई की बात करें तो मनीष देसाई का परिवार, उनके पिताजी पूरे देश में शायद लॉ के फील्ड में उनको जानते होंगे, मुकुंद भाई नायक पूरे देश में फेमस थे। और उसी परिवार से मनीष देसाई सर से हम उनके लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में बहुत सारे सवाल करेंगे। तो मनीष भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम भाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सूरत के हैं। नहीं, आप तो मनीष बोल सकते हो क्योंकि भाई बोलोगे तो भाई का अर्थ शायद मैं क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करता हूं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। सर, ये बताइए कि आप पैदा हुए एक ऐसी फैमिली में जो लॉयर की फैमिली का ही जा सकती है। हाँ जी। मेरे पिताजी लॉयर थे। वो उन्होंने 1963 में सूरत में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जी। और करीब आज आप देखोगे तो 61 इयर्स हो गए हमारी ऑफिस सूरत में है जी। और मेरी प्रैक्टिस भी 1991 से है। सो 33 इयर्स, 33 साल की मेरी प्रैक्टिस भी हुई जी। मेरा ब्रदर, मेरी भाभी दोनों एडवोकेट है जी। और मेरे बहन और मेरे बहनों भी, वो दोनों भी एडवोकेट है। सो पूरा हमारा फैमिली एडवोकेट फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है जी। जब स्कूल टाइम से थे तभी से आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं लॉयर ही बनूंगा? जी, क्योंकि मैं बचपन में मैं छोटा था। मेरे पिताजी गुजरात में, उनका बहुत बड़ा नाम था, प्रोमिनेंट लॉयर थे क्रिमिनल साइड के जी। और 75-80s के जो पीरियड था उस टाइम पे आप शायद जानते होगी कि भारत देश में स्मगलिंग का व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत चलता था जी। और वो बहुत बूम पर था जी। वो उस जमाने के जो बहुत बड़े बड़े नाम थे इंडिया के, शुकर बखिया, हाजी मस्तान, लल्लू जोगी, रतिलाल नाविक, इन सब के केसेस मेरे पिताजी लड़ते थे। मतलब ये लोग दाऊद इब्राहिम के पहले के हैं? हाँ, उनसे पहले के जी। तो इन सब के केसेस मेरे पिताजी लड़ते थे। उनके केसेस के लिए मेरे पिताजी दिल्ली भी जाते थे। और वो हमारे जो इंडिया के बहुत बड़े लॉयर राम जेठमलानी साहब जी, उनके साथ भी पिताजी काम करते थे। गिरिराज देसाई करके थे, उनके साथ भी पिताजी ने काम किया था जी। ये सब जो कस्टम के केसेस थे ना, उसका जो एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस पिताजी घर पे आके बोलते थे जी। और उसके साथ साथ जो दूसरे क्रिमिनल केसेस है, उनकी भी जो एकदम रोमांचक बात है वो पिताजी घर पे आके बोलते हैं। तो छोटा सा बच्चा था, तो बच्चे के दिमाग में तो मजा आ गया, इसमें मजा आएगा, इसमें जाएगा। तो बचपन से ही ऐसा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है जी। फिक्स कब किया ऐसा कि भाई बस अब इसी में जाऊंगा? ऐसा कौन सी उसमें क्या हुआ कि मैंने बोली आपको बोला कि बचपन से मुझे था जी। तो मैं कभी कभार मेरे पिताजी के ऑफिस पे जाया करता था जी। तो उनकी कुर्सी पर बैठता था और पिताजी को बोलता था कि एक दिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं वकील बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा जी। तो बचपन से ही अंदर एक दिली इच्छा थी कि मुझे लॉयर बनना है जी। फिर आजकल तो 5 इयर्स कोर्स, जो स्पेशल कोर्स है LLB का, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चलता है। उस टाइम 85-86 में ये जो कोर्स है वो वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में चलता था, सूरत में वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो उसमें मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवाया था जी। मैंने उधर 5 इयर्स कंप्लीट किया और 1991 70 अक्टूबर 91 को मेरी सनद आई और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि आप ये इस प्रोफेशन में आने से पहले कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, मतलब पढ़ाई के सिवा बहुत सारा एक्टिविटी में रहते थे आप। मैं पढ़ाई के सिवा स्कूल टाइम में उसकी बात करूं तो क्रिकेट में मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अंडर 14, अंडर 17, अच्छा, नयन मोंगिया,
प्रवीण आमरे, इन सबके साथ में क्रिकेट खेला हुआ हूँ। अच्छा। क्लब क्रिकेट भी मैं बहुत बहुत अच्छा खेला था। वॉलीबॉल में करीब 15 या 17 नेशनल्स में खेला हुआ हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है। उस टाइम और गुजरात गवर्नमेंट अगर नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस हो तो सरदार पटेल अवार्ड देती थी, और हमें, हमारी टीम को और हमारे सब प्लेयर्स को सरदार पटेल अवार्ड भी मिला था। और एट प्रेजेंट आई एम होल्डिंग अ ऑल इंडिया रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी 7 ईयर्स कंटिन्यूस रिप्रेजेंट करने का। मैं इसीलिए आज भी ये कह सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड है आज की तारीख में, बिकॉज इट्स अ लॉ कि 7 साल से ऊपर कोई खेल ही नहीं सकता। उसके साथ साथ नाटक में भी काम करता था। राष्ट्रीय कला केंद्र में से मैंने वमड़, एक बीजू द्रोणाचार्य, ये सब प्ले में भी काम करता। तो सभी, तो बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्रिकेट में चला जाऊं के था, मुझे बहुत सारी ऑफर थी, मुझे नाटक में चला जाऊं, मुझे बहुत सारी ऑफर थी। आप दिखते भी इतने हैंडसम है, एक्टिंग भी नहीं, तो आप थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्रिकेट में तो रमाकांत देसाई का शायद आपने नाम सुना होगा, हमारे टेस्ट प्लेयर थे। और जब मैं 10th में था तो वो इंडियन सिलेक्शन कमेटी के चीफ थे। वो यहाँ सूरत में कैंप लेने आए थे नए बच्चों की तलाश में। उस टाइम पे उन्होंने मुझे खेलते देखा तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि आप मेरे साथ चलो, आपकी रहने की, खानी पीनी, पढ़ाई की सभी जिम्मेदारी मेरी, आपको सिर्फ मैं बोलूँ ऐसा क्रिकेट खेलना है। और वो शिवाजी पार्क पे थे, और आप जानते हो शिवाजी पार्क यानी बॉम्बे से सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली या सभी क्रिकेटर्स वहां से ही आए। लेकिन उस टाइम पे मैं छोटा था तो पिताजी ने मुझे नहीं भेजा था, तो मैं वहां नहीं जा सका। वॉलीबॉल के लिए भी SBI, इनकम टैक्स वगैरह से मुझे जॉब की ऑफर्स थी, लेकिन मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे फिर इसी में आना था। और शायद आपके साथ सामने बैठा हूं, अगर वहां चला गया तो आपके सामने नहीं बैठा होता। जी। तो सर वो कॉलेज का टाइम रहा, उसके बाद पहला केस कौन सा आया था आपके पास में, याद है आपको? हाँ, मेरा पहला केस, मैं कॉलेज में जब था ना जी, तभी से मैंने पिताजी के साथ जाके ऑफिस और कोर्ट का एक्सपीरियंस लेना चालू किया था। क्योंकि पढ़ाई अलग बात है और प्रैक्टिकली वकालत करने जो बात है वो अलग बात है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे पिताजी के साथ जाता था तो एक दिन शाम को एक पिताजी की बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर बाकी था। उसके लिए मैं जज साहब के पास पूछने गया कि सर वो ऑर्डर अभी पेंडिंग है। तो जज साहब बोले 1 मिनट ठहरो। उन्होंने एक फाइल निकाली, बोले इसमें आप कल वकालतनामा रख दो। वो एक जयंती माधु सेलर, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था, उसका केस हुआ था उस पर। तो बोले ये केस आपको लड़ना है। मैंने बोला साहब अभी तो ये 91 में सनद आई, अभी तो 92 है और आप अभी से इतना डेंजरस केस दे रहे हो, कैसे होगा? नहीं, आपको मेहनत करनी है, आपको करना है, आपके पिताजी भी आपके साथ, आप मेहनत करो। और मैंने बोला ठीक है, वैसे भी स्पोर्ट्समैन हूं तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अंदर है, ब्लड में है। मैंने ले लिया मैटर, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या हुआ, मैंने मैटर लिया, मैंने वकालतनामा रखा, फिर वो जो एक्यूज था वो भाग गया और करीब वो 7 साल के बाद पकड़ा गया। उसकी मैटर फिर भी मैंने ही कंडक्ट की और उसको कोर्ट में से उसको एक्विटल मिला, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया। वो फाइल आज की तारीख में मैंने मेरे पास मेरे ऑफिस में रखी हुई है। दूसरा ऐसा ही छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्टिस DA देसाई साहब का आपने नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। उनके यहाँ एक काम करने वाला लड़का था, उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। तो देसाई साहब ने मुझे फोन किया कि मुझे, वैसे वो मनीष है मेरा नाम, लेकिन जो मेरा घर का नाम है वो टीनू है। तो बोले टीनू ये जरा देख लेना बेटा। मैंने बोला ठीक है। उसका साइकिल मिल गया था तो उसकी एप्लीकेशन की और साइकिल उसको दे दी गई वापस। वो लड़के ने मुझे आके बोला कि भैया आपको कितनी फीस देनी है। मैंने मन में सोचा यार भाई तेरी साइकिल की कीमत क्या होगी, तेरी पगार क्या होगी, तू मेरा पैसा क्या देगा, मुझे नहीं चाहिए फी। उसके बाद से मैंने खर्च का पैसा भी नहीं लिया था। और वो दूसरा केस की जो मैंने बात की, उसको भी बोलो जयंती माधु सेलर, उसकी भी बात की, उसने भी छूट के बोला कि सर आपको कितनी फीस देनी है। आप जो भगवान में मानते हो जाके 11 रुपया और एक नारियल चढ़ा देना, मेरे लिए प्रार्थना करना। बाय गॉड तब से आज दिन तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। पर सर लोग तो ऐसा मानते कि ये वकील लोग तो
जानबूझ के पैसा ज्यादा कमाने के लिए बार बार तारीख लेते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है? ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोग गलत है जी ऐसा भी नहीं बोलूंगा जी लेकिन हर एक आदमी एक सा नहीं होता, हर एक उंगली एक साथ या एक जैसी नहीं होती। हर एक का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। लोगों का शायद ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो किसी का साथ, लेकिन 80% मैं बात कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। लॉयर मेहनत करते हैं, कोर्ट में डेट आती है ना नहीं बोल, लेकिन उसके कई पहलू होते हैं। कई बार कोई सर्कमस्टेंस होता है जिसकी वजह से कोर्ट में केस में डेट हो जाती है वगैरह, लेकिन प्रैक्टिकली देखे तो पूरे वकील आलम पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। नहीं तो हम डेमोक्रेसी अभी तक सर्वाइव नहीं करती इंडिया में। अभी आप सोचो कि इंडिया में जो लॉ एंड जस्टिस है वो है, और इंडिया में भी हम सूरत की बात करें, गुजरात की बात करें, तो सूरत और गुजरात में लॉ और जस्टिस जितना है उतना शायद मेरे हिसाब से इंडिया में और कोई स्टेट में नहीं होगा। तो सर, ये जो राहुल गांधी वाला केस हुआ था, उसमें जो सूरत में जो इश्यू हुआ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? वो केस के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज एक बार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कन्विक्शन डिक्लेयर कर दिया है। वो कन्विक्शन के सामने राहुल गांधी जी ने अपील की हुई है, वो पेंडिंग है। सो मैटर सब जुडिस है, इसी वजह से मैटर की जो मेरिट्स है उसकी चर्चा में ज्यादा तो आपका बहुत एक फेमस केस है दयावती, बहुत सारे केसेस है। आप देखो तो कोर्ट के सामने वो मर्डर हुआ था, प्रवीण कपाशियावाला का लड़का था, अमित कपाशियावाला उसका, फिर एक वेल्सी करके एक्यूज थी, वो अपने हस्बैंड का मर्डर किया था। अभी फेमस जो बहुत हॉट केक चल रहा है तक्षशिला वाला, तक्षशिला अग्निकांड, वो तो अभी मैटर चालू है। तो ऐसे तो अभी गिनने जाए तो बहुत सारे केसेस है। मजा आता है, कभी हारना कभी जीतना होता रहता है, लेकिन मेरा ऐसा नेचर है, मैं कोई केस हारूंगा या जीतूंगा, मैं उसमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। सर, वो दयावती खून केस आपके बहुत लोग चर्चा करते हैं, वो क्या था सर? वो केस में ऐसा था कि एक्यूज जो था उस पर ऐसा केस हुआ था कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया और जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आईपीसी 302, 201 एक्सेट्रा जो सेक्शंस थी उस पर केस हुआ था। केस में पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी मिली नहीं थी। अच्छा। फिर भी पुलिस ने रिकवरी पंचनामे किए, डिस्कवरी पंचनामे, इवन ब्लड वाले जो क्लोथ्स है वो भी पुलिस कहीं से पकड़ के लेके आई, एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट कर दिया। हमारा जो क्लाइंट था उसका पहले से ही कहना था कि सर मैंने मेरी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया, वो किसी के साथ भाग गई। और दूसरी भी उसने जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। मैटर ट्रायल पर आई, सेशंस कोर्ट में मैटर चली। हमारा डिफेंस पहले से यही था कि ये जो है वो उसका कोई मर्डर नहीं हुआ है, वो आज की तारीख में जिंदा है और इसीलिए पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली नहीं है। और केस चला, हमारा क्लाइंट शायद सच्चा था, ऊपर वाले की उस पर मेहरबानी थी, तो उसको छोड़ दिया कोर्ट ने। जो टर्न आता है वो अभी आता है 2 या 3 साल के बाद उसकी वाइफ जिंदा आई। हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुए, तो जैसे अभी अब पिक्चर में देखते हो, फिल्म में भी देखते हो ना, वैसे एक डिफेंस, उनके पास पीछे भी लॉयर थे, तो उन्होंने एक डिफेंस खड़ा कर दिया कि इसको तो बहुत मारा था लेकिन याददाश्त गुम हो गई थी, इसीलिए 2-3 साल तक याददाश्त नहीं थी, अभी याददाश्त वापस आई तो ये लड़की वापस आई। फिर उस टाइम पे उन सब उनके समाज के पुलिस ऑफिसर भी सब जेल में जाए वैसा था, क्योंकि उन्होंने गलत एविडेंस इकट्ठा किया था। फिर हाईकोर्ट लेवल पर उन सबों ने बैठकर केस खत्म किया था। लेकिन ये जो केस है एकदम यूनिक केस है, इस पर अगर कोई पिक्चर बनाए तो पिक्चर भी बन सकता है। सर, इसके ऊपर से मुझे एक सवाल पूछना है। झूठ बोलने की बात है, जो जैसे आपने कहा कि उन्होंने खड़ा किया कोई झूठ, तो ये इससे कैसे डील करते हैं? कभी कभार आप सोचोगे तो जितना नेचुरल इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस का, तो वो केस लड़ने में हमें काफी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेमैन है, उसका एविडेंस हो रहा है, वो कोर्ट में आके बोलेगा छगन आया, मगन बैठा था, उसके माथे पे कुल्हाड़ी मारी और चला गया, वो इतना ही बोलेगा।
तो और उसके बाहर वो कभी जाएगा नहीं। तो भले वो लेमैन है, उसको कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने में बहुत तकलीफ पड़ती है। अच्छा। और जो विटनेस ज्यादा होशियार है, जो ज्यादा सोचता है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की हमें बहुत मजा आती है। क्योंकि अगर आप उसको इधर उधर के 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, तो वो सोचने लगेगा, और सोच के वो इतना घूमेगा कि फिर जैसा आप बोलोगे वैसा आपको आंसर दे सकता है। आपको कभी ऐसा मतलब कॉन्फ्लिक्ट आया कभी, धर्म संकट जैसे हिंदी में बोलते हैं कि भाई बोलना झूठ, या नहीं बोला, या फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? केस में मैं मेरी बात करूं तो मैं नारकोटिक्स के केस पहले से नहीं लेता हूं, कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी फीस दी जाए। साथ में जो ये बोगस करेंसीज के केस है, वो भी मैं नहीं लेता, बिकॉज मैं अपने आप ऐसा मानता हूं कि ये दीज ऑफेंसेस आर अगेंस्ट द नेशन, तो मैं वो केसेस नहीं लेता हूं। और मोरली जो छोटी बच्ची है ऊपर रेप वगैरह के केसेस होते हैं, वो भी मैं नहीं लेता हूं। अगर छोटी बच्ची की ओर से आना हो तो मैं फ्री में वो केसेस करता हूं, ये मेरा नेचर है। बाकी ऑल टुगेदर जो रेगुलर केसेस है, वो तो मैं एडवोकेट हूं, सो मेरे क्लाइंट को बचाने के लिए, मुझे डिफेंस करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, ये मेरी ड्यूटी में आता है। जी, देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यही सही है या ये गलत है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भले आदमी सही हो, उसका केस सही हो, लेकिन कानून के हिसाब से जो एविडेंस चाहिए, अगर वो नहीं है, तो भले आदमी सही हो, फिर भी उसकी फेवर में नहीं जाएगा केस। तो अभी जो चेंजेस आए हैं, अभी जो मोदी सरकार ने कुछ लोकसभा में बिल पास किया और जुलाई में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं जी, तो आपको क्या लग रहा है कि वो कुछ आपको फायदा होगा आपकी फ्रेटर्निटी को, या जस्टिस सिस्टम सुधरेगा, या क्या? अभी शायद आपने दिल्ली के चीफ जस्टिस है मिस्टर मनमोहन सिंह, उनका नाम एग्जैक्टली मैं रिकलेक्ट करूँ तो जी, उन्होंने अभी कल या परसों ही एक मैं पूरा इसका विवरण दिया और विश्लेषण किया है। ये जो पीनल कोड जो है वो 1860 में बना था, अंग्रेजों के टाइम, 1860 कितने साल हो गए, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आए। सीआरपीसी भी लास्ट रिपील हुआ 1973 में। तो ये जो अभी जैसे आप देखो लास्ट 10 इयर्स और मोर, 10 साल से ज्यादा से आप देखो तो साइंटिफिक एड से इन्वेस्टिगेशन करना, डिजिटल जो है एविडेंस है, ये सब बहुत आगे बढ़ चुका था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जरूरत थी। और ये तीनों जो बेसिक है, एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, ये बेस है क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि ये भगवत गीता है। अगर आपको क्रिमिनल केस चाहिए तो ये आप जब कोर्ट में रूटीन कोर्स में भी जा रहे हो तो आपके पास हाथ में चाहिए, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये क्रिमिनल के जो 3 पिलर है, उसको बेसिकली ये जो मॉडर्न जमाना है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो 100% अभी लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि इसके साथ एडवोकेट्स को भी सिमिलर होना, फेमिलियर होना वगैरह, चेंज के साथ पुलिस को भी फेमिलियर होना, सब इवन जुडिशरी को फेमिलियर होना थोड़ा, लेकिन इतना ज्यादा चेंज भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकोगे। तो ये सामान्य एक कॉमन पब्लिक को इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या, उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? तीनों जो एक्ट है उसका जो पर्पस है कि भाई जो कई ऑफेंसेस है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया गया है। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसमें साइंटिफिक एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और सीआरपीसी में थोड़ी ट्रायल स्पीडी हो जाए उसका भी कोशिश की गई है। तो कुल मिला के अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट हो तो जो भी विक्टिम पर्सन्स है उसको न्याय मिलने की, जैसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ, वो एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी एविडेंस है, लेकिन उसकी प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सपोज आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करता हूं,
तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसके साथ एविडेंस एक 65B4 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये मेरे ये डिवाइस में से निकाला है, सो एंड सो को ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, फिर वो केस में माने आएगा। आप ऐसे ही अभी मैं कोर्ट में जाऊंगा, किसी में से मोबाइल निकालूंगा, बोलेगा देखो ये रिकॉर्ड है, तो उसमें कुछ भी दिखता हो, मैंने आपको चप्पू भी मार दिया, फिर भी वो लीगल एविडेंस नहीं है। लीगल एविडेंस तब बनेगा जब उसके साथ में मेरा सर्टिफिकेट लगूंगा। तो इसीलिए है कि अभी जो चल रहा है, जो अभी जो नए एक्ट आए उसमें ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो मेरा कहना यही कि उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा तो सही मायने में लोगों को फायदा तो होगा। एक सवाल बहुत चर्चा में रहता है, नेशनल लेवल का है कि जुडिशियरी और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस होता ही रहता है। शायद आई थिंक जब से वो आज की बात नहीं है, हाँ। आज वो सालों की बात है कि जुडिशरी और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो करीब मैं तो जब से मैं सोच मेरी समझ आई है तब से मैं देख रहा हूं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट को, जो मैं मानता हूं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी को पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट है उसको पूरा देश चलाना है, पार्लियामेंट को। देश की हर एक चीज, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी को आपको हर एक न्याय जो न्याय तंत्र है उसको सिर्फ न्याय तंत्र देखना है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन है। और जब भी न्याय तंत्र और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जब टकराव आता है तब आप देखोगे तो जुडिशरी और सरकार में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जब भी न्याय तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश करेगी या फिर सरकार न्याय तंत्र के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में घुसने की कोशिश करेगी तब ये होगा। ये आई डोंट थिंक ये कभी इस पर पूर्णविराम आ सकता है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, ये बंद नहीं होगा। जी, ये मैं मानता हूं। जी, आपने कॉलेज में पढ़ाया भी है तो ये सब टॉपिक्स आप बच्चों के साथ चर्चा, हाँ, अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स पे जो भी सब्जेक्ट है उस पर बच्चों के साथ लेक्चर में। और मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूं तो मैं बच्चों को ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं आपको कुछ लेक्चर देना है, मैं बच्चों को ऐसा ही बोलता हूं, मैं आपके साथ लॉ जो पॉइंट्स है या जो सब्जेक्ट है उसका मैं डिस्कशन करना आया हूं। बिकॉज एक फेमस इडियम है कि नो वन कैन बी द मास्टर ऑफ लॉ। वकील हो या जज हो, हम लोग मरते दम तक जब तक वकालत करेंगे या जजशिप करेंगे हम स्टूडेंट हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, नया सीखना है। शायद कॉलेज में थे और स्कूल में थे तब तो साल में 1 या 2 बार एग्जाम आती थी, लेकिन अगर इसमें आया तो रोज एग्जाम है। आज पढ़ो कल एग्जाम दो, और रिजल्ट क्या, आज रिजल्ट पास तो कल रिजल्ट फेल। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि पेपर का युग था और अभी एकदम टेक्नोलॉजी का युग आ गया है कि हर चीज आप मतलब अब सर्च करके या आप तो सोच के भी आ जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं थोड़ा टाइम। तो क्या डिफरेंस लगता है आपको, आपका जो जब आपने वो भी टाइम देखा कि जब हर चीज आपको डायरी में नोट करनी थी, बहुत सारी किताबें पीछे रखी हुई थी वकीलों की चैम्बर्स में, उनकी ऑफिस में, अभी शायद एक लैपटॉप में सब आ जाता है। तो क्या ये डिफरेंस कैसा है और इसका फ्यूचर क्या होगा? ये जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 91 में, तब तो मोबाइल या लैपटॉप वगैरह या कुछ भी नहीं था, तो हमें मेहनत करनी पड़ती थी। जो डेली मंथली बुक्स है वगैरह को पढ़ना, उसको पढ़ के डायरी में नोट डाउन करना, वो केस अगर मेरे केस के लागू है तो मेरी उसकी फाइल में नोट डाउन करना, यानी सभी चीज को ढूंढना पड़ता था और उसमें बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ता था। लेकिन अभी तो आप देखो गूगल है या कितनी सारी लॉ की जो वेबसाइट्स है, वहां पे जाके आप खाली सर्च करोगे IPC 302 और अपना सब्जेक्ट डाल दो, 2 उंगलियां दबा दी तो आपको 10 जजमेंट मिल जाएंगे। सो अभी आपके लिए ये इजी हो गया नाउअडेज। पहले की जो प्रैक्टिस थी उससे ये प्रैक्टिस इजी है, लेकिन इजी तब है जब आप करना चाहो। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आपको हर रोज नया सीखना है, पढ़ना है। अगर अच्छे वकील की तरह आपको आगे बढ़ना है तो हर रोज सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लैपटॉप भले आपके पास है लेकिन लैपटॉप का यूज तो करना पड़ेगा ना। लैपटॉप का यूज कब करोगे? जब आपको मालूम होगा कि मेरा केस ये है और मुझे ये पॉइंट पर
और इस पर मुझे जजमेंट चाहिए, तभी आप ढूंढ सकोगे। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी पढ़ना तो पड़ेगा ही? डेफिनेटली। मतलब ऐसा नहीं कि हर जैसे एक केस है तो उसका सर्च मार दिया और उससे रिलेटेड पता कर लिया, फिर बाद में जब आएगा जब दूसरा देख लेंगे, ऐसा चलेगा क्या? कभी भी नहीं चलेगा। आप अगर आपको अच्छे लॉयर बनना है तो मैं एक मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ जी। मैं आज की तारीख में, मेरे प्रैक्टिस के 33 साल हो गए, मैं सुबह 10:45 से रात को 9 बजे तक काम करता हूँ। फिर भी अगर कुछ पढ़ना बाकी हो तो मैं घर पे ले जाता हूँ। आपके कितने केसेस हैं? अभी हर एक केस तो आपके दिमाग में होगा नहीं। आप जब तक रेगुलरली हर रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नए नए जजमेंट्स आते हैं, उसके डेली टच में नहीं रहोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। सो मेहनत तो आपको करनी है। आपकी सरनेम देसाई है और मोरारजी देसाई वो भी दक्षिण गुजरात के थे और सूरत के एमपी थे, शायद पहले एमपी मोरारजी देसाई थे। तो क्या कोई कनेक्शन है आपका मोरारजी देसाई के साथ? मोरारजी देसाई के साथ मेरा फैमिली रिलेशन नहीं है जी, लेकिन मेरी मदर का जो गांव था बलसार के पास बदेली जी, और मेरी मदर का बॉर्न वहां का है जी। और मोरारजी देसाई साहब भी जो है वो जी। बदेली से बिलोंग करते थे जी, और मेरे जीजा जी है नैशद भाई जी, और उनके जो बहनों है उनके साथ उनके फैमिली रिलेशन है। तो ऐसे गोल गोल देखा जाए तो हमारा फैमिली रिलेशन उनसे जो इस भी तरह से बनता था। जो अभी नवसारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, जी, उससे जी। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, हाँ, जो नैशद भाई देसाई। गांधी का वेश बना के जी, 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 और जी, बहुत बिल्कुल वायरल हुए बिल्कुल, थे, बिल्कुल। वो आपके रिलेटिव हैं? हाँ, वो मेरे बहनों ही है और उनके साथ मोरारजी देसाई के साथ उनका बहुत क्लोज रिलेशन था। जी, आपका कोई अनुभव है मोरारजी भाई के साथ में? हाँ, एक एक्सपीरियंस ऐसा है, जो माधव भाई देसाई थे हमारे गांधी जी के राइट हैंड कहे जाते थे, राष्ट्र सचिव कहे जाते हैं। हो जी, मेरा जो गांव है दीहण गांव उलपाड़ तालुका में पड़ता है, जी, वहां से बिलोंग करते थे। जी, और उनकी जो स्टेच्यू है जी। उसका जो उद्घाटन था तब मोरारजी देसाई साहब यहाँ पे हमारे गांव आए थे। जी, आपने देखा होगा कि गांव में जो दरवाजा होता है लकड़ी का रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। जी, तो अगर आदमी की हाइट ज्यादा है तो उससे ऐसे करके अंदर जाना पड़ेगा। जी, तो वहां पे जब हमारे गांव में आए जी। तो वो मेरे घर पे ही रुके थे, तो उनकी हाइट ज्यादा थी जी। मोरारजी देसाई साहब जी। की, तो उनको मेरे घर में आना पड़ा, थोड़ा ऐसा मुड़ के आना पड़ा ना। जी। तो बोले देसाई लोगों को सबको ऐसे डाउन करने की जो आदत है वो कभी जाएगी नहीं। वो आज इतने सालों के बाद 83 से भी ज्यादा पुरानी बात होगी, आज की तारीख में उनके वर्ड ज्यादा है, तब उनको मिला था। जी। और जी, और जस्टिस डीए देसाई के साथ में कोई संस्मरण? हाँ, वो जस्टिस डीए देसाई साहब जो है उन्हों की एडवाइस से मेरे पिताजी वकालत में आए थे। अच्छा। और उनके कहने पर ही जाफराबाद वाला साहब थे, उनके यहाँ मेरे पिताजी जूनियर की हैसियत से ज्वाइंट हुए थे। जी, और जस्टिस देसाई साहब जब रिटायर हुए जी। तब वो सूरत में ही रहते थे। जी, और मुझे जब कोई लीगल पॉइंट्स हो जी। उस पर उनके साथ मुझे डिस्कशन करना हो तो मुझे पूरा समय देते। और मैंने बहुत केसेस के बारे में, बहुत लॉ पॉइंट्स पर उनके साथ मैंने चर्चा की है। जी। तो सर अभी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या इसी प्रोफेशन में है? प्रोफेशन में आने वाली है। जी। मेरी डॉटर तो आर्किटेक्ट है, उसने यहाँ पे आर्किटेक्ट पढ़ा और अभी यूएस में मास्टर किया और वहां पे अभी वो जॉब कर रही है। जी। मेरा लड़का तो अभी 12th पास किया उसने और अभी यहाँ पे 5 years कोर्स करके वो उसकी इच्छा ऐसी है कि उसको यूएस जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में वहां जाके अटर्नी बनना है। जी। तो लगता है कि वो ये जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का जो है वो चालू रखेगा, ऐसा लगता है। जी, जी। और सर आपके शौक क्या हैं? आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? अभी तो फ्री टाइम निकालना पड़ता है जी। क्योंकि वकालत, मैंने बोला वैसे बहुत मेरे पिताजी बोलते थे, एक उनका फेवरेट वर्ड था जी, कि लॉयर्स प्रोफेशन इज अ जेलस मिस्ट्रेस। ओके। उनका फेवरेट वर्ड था। ओके, तो थोड़ा हिंदी में और उसको समझा सकेंगे? वकालत का जो व्यवसाय है जी, उससे आपकी पत्नी भी जेलस रहती है। मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा। तो कि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। फिर भी अभी मैं मेरी बात करूं तो जी। ये प्रोफेशन मैं सुबह
10:45 to 9 o'clock काम करता हूँ, लेकिन मैंने अभी मेरा पैशन बनाया। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, इसलिए आप फिट लगते हैं इतने। हाँ, अभी आप मानोगे नहीं, मेरा 2016 में मेरा वेट 146 केजी था। ओहो, फोटो सर, फोटो होगा आपका मेरे पास में, फोटो भी है। आप उस टाइम के मनीष को और अभी आज के मनीष को देखो तो पहचानोगे भी नहीं, लेकिन मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, कोई मेडिसिन नहीं लिए, ये मैंने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से, ऐसा डाइटिंग, एक्सरसाइज। अभी कितना है सर? अभी मेरा वेट 80 के पास मेंटेन करता है। तो 146 to 70-80 कितना, 70 किलो आधा कर दिया? हाँ, आधा कर दिया। तो सर क्या किया ऐसा? मैंने डाइटिंग और एक्सरसाइज किया। पहले 1 साल तक मैंने सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल और सूप खाया, 1 साल 12 महीना तक। अच्छा। और कुछ नहीं खाया मैंने। तो क्या तकलीफ हो रही है 146 में आपको? 146 में आप सोचो, शायद आपके अगर वो होता तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता शायद। अच्छा, कब का लकड़ी में जगाया होता मैं। जी जी। तो 1 साल तक बॉइल्ड वेजिटेबल खाया? बॉइल्ड वेजिटेबल्स 1 साल से पूरा। ओके। उसके बाद एक्सरसाइज, रनिंग, थोड़ा कर, पहले बॉडी ज्यादा था तो नहीं कर सकता था, फिर थोड़ा करके अभी आज तो मैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बोला मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो आज तो मैं पूरे आसन सब करता हूँ, चक्रासन, धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन, सब सर्वांगासन, सभी आसन करता हूँ रेगुलर। डेली मेरा सुबह का 2.25 घंटे का मेरा वर्कआउट रहता है। 2.25 घंटे का वर्कआउट सुबह? सर आपकी एज पूछ सकता हूँ कितना? मेरी 55 रनिंग। 55, और 55 की एज में आप 2.25 घंटा वर्कआउट? वो तो अभी 2.25 घंटा सुबह का वर्कआउट है जी। फिर कोर्ट में भी बिफोर लंच टाइम यानी 2 बजे से पहले मैं एक बार वॉक करता हूँ। कोर्ट में भी टाई बाई पहन के वॉक करता हूँ। पहले लोग मेरे पर हंसते थे कि यार ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन जब मेरा वेट रिड्यूस हुआ और अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो लोगों को इससे, तो इसके लिए तो मुझे आपका एक दूसरा इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकते हो। इसमें तो लंबी बात करनी पड़ेगी। तो सर ये बताइए कि जैसे वकालत.com है, तो ये क्या मतलब वकीलों के लिए क्या फायदेमंद, किस तरह हो सकता है, क्या करना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि आप लीगल वर्कशॉप का काम करें तो बहुत बढ़िया है, अलग अलग टॉपिक पर जी। अभी आप सोच लो, अभी रिसेंट की बात करें, ये 3 जो लॉ है, CRPC, IPC, APC, वो तीनों चेंज होने जा रहे हैं 1 जुलाई से जी। ऐसे जो लॉ सब्जेक्ट है उस पर आप लॉ एक्सपर्ट्स को बुला के जी आप ऑनलाइन जो है उसका वर्कशॉप करें तो वो जूनियर एडवोकेट्स के लिए तो बेनिफिट होगा जी। साथ ही साथ आम पब्लिक भी उसको देख सकती है, सुन सकती है जी। तो उनको भी कानून के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी जी। क्योंकि आपका जो चैनल, उसका नाम है वकालत.com है जी, तो आप उसके रिलेटेड अगर ऐसे करोगे तो आपको भी अच्छा कवरेज मिलेगा और लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा। और स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बोला भैया, यही जो स्टडी सर्कल है, वैसे आप इसको अब आपकी वेबसाइट पर कर सकते हो, हम फिजिकली करते हैं स्टूडेंट्स के। अभी भी लॉ कॉलेज में या फिर हमारे सूरत जिला जो एडवोकेट एसोसिएशन है उसमें जूनियर एडवोकेट्स के लिए स्टडी सर्कल चलाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर। मान लो कि जुडिशरी एग्जाम है जी, सरकारी वकील की एग्जाम है, बार काउंसिल के लिए एग्जाम है, तो उसके लिए हम लेक्चर्स रखते हैं। तो आप वही चीज ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिजिकली तो शायद मानो 50, 60, 70 आदमी आके रूम में बैठ सकते हैं। ऑनलाइन तो इसका फायदा बहुत सारे लोग। नहीं, हम फिजिकली सर हमने एक प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर ही प्रोग्राम, हम बेंगलोर से, वहां से आईटी के फील्ड में जो ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने सूरत में एक बड़ा प्रोग्राम किया था। लगभग 200 वकील आए थे। तो ऐसे हम लाइव प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप जो आपने सजेशन किया वो हम लोग करेंगे। कोरोना में वैसे बहुत सारी जाने गए, उनके लिए दुख है, लेकिन कोरोना आने के बाद एक चीज सामने आई है जी, कि जो चीज आप फिजिकली नहीं कर सकते हो जी, आप ऑनलाइन कर सकते हो जी जी। तो वकील के प्रोफेशन में भी ऑनलाइन, अब जैसे पहले कोर्ट रूम का लाइव नहीं होता था, अब होने लग गया है। अभी होने लगा जी जी, अभी होने लगा। अभी दूसरी एक सा है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का एविडेंस है, तो वो कहाँ गुजरात में कहाँ उस ट्रांसफर होके जॉब कर रहा है, तो उसको आना जाना शायद, तो उसके लिए अभी टीवी स्क्रीन लगाए कि डायरेक्ट उसका एविडेंस आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर दो। तो इसका फायदा बहुत है। यानी आपके फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है।
और धीरे धीरे तो क्या सर फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मैंने बोला ना, इस टेक्नोलॉजी क्या वर्चुअल कोर्ट्स हो जाएंगे क्या? वर्चुअल कोर्ट्स तो नहीं होगी, नहीं होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट है। ओके। ट्रायल कोर्ट में विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करना, उसका चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होता है। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इट इज पॉसिबल, बिकॉज उसमें सिर्फ दो लॉयर्स को सामने सामने आर्ग्यू करना है और जज को सुनना है। लेकिन ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके लिए वर्चुअली नॉट पॉसिबल। जी जी। और वो ठीक भी नहीं रहेगा जी, क्योंकि जो ऑनेस्टी है नहीं रहेगी। अगर मैं कोई विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे सामने है, उसके पीछे बैठ के को उसको टीच कर रहा है, वो कुछ लेके बैठा, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक बात भी नहीं है। जस्टिस, ऑनेस्ट जस्टिस के लिए ठीक बात भी नहीं। मनीष सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। हम वकालत.com की तरफ से आपको एक यादगिरी स्वरूप कुछ देना चाहते हैं। हाजिर हो